हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आरडी आ गया हूं एक नई वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो कि ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10th का है। मैं सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाए। मैं सोच रहा हूं ऐसे करके सारे थ्योरम में 10th के एक एक करके सारे के ऊपर मैं क्या करूं, एक वीडियो बना दूं। तो मैं सोचा आज का वीडियो मेरा एंगल बाइसेक्टर के ऊपर होना चाहिए। बट एंगल बाइसेक्टर का नेम मैंने अपने से कुछ रखा है, जिसका नाम मैंने रखा है केज बीपीटी। अब एक केज बीपीटी क्या है, मैंने केज बीपीटी क्यों रखा है, ये मैं तुमको जब सॉल्व करूंगा तब मैं तुमको समझा दूंगा। चलो पहले इसका स्टेटमेंट रीड करते हो। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको डायग्राम ड्रॉ करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो अब इसका स्टेटमेंट क्या है? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। ओके, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एक एंगल ने अपने आप को बाइसेक्ट किया। जब वो अपने आप को बाइसेक्ट किया तो उसने क्या किया, सामने वाले साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया जिसका नाम है ए बी सी, और वहां से एंगल सी को बाइसेक्ट कर दिया मैंने। इस एंगल सी ने बाइसेक्ट किया और ए बी को, मतलब सी के ऑपोजिट में कौन है, ए बी, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन से दो पार्ट में? एक का नाम हो गया ए, एक का नाम हो गया ई बी। तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। कैसे? स्टेटमेंट रीड करते ही। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरा डायग्राम ड्रॉ है तो सबसे पहले मैं गिवन लिख दूंगा। चलो गिवन लिख देते। तो गिवन, ओके, गिवन में मैं एकदम सिंपल मैं क्या लिखूंगा मालूम है? मैं लिख दूंगा इन ट्राइंगल एबीसी। मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर रे, ये रे हो गया, रे सीई बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट्स एंगल एसीबी। ये सीई ने किसको बाइसेक्ट कर दिया? एसीबी, मतलब एंगल सी को बाइसेक्ट कर दिया। चलो, अगर एंगल सी को बाइसेक्ट कर दिया तो एंगल सी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट क्या बना? एसीई, और दूसरा पार्ट क्या बना? ईसीबी। तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट या इक्वल हो जाएंगे। चलो वो भी मैं लिख देता हूं। दैट इज एंगल एसीई इक्वल टू एंगल ईसीबी। ओके, तो दो पार्ट में वो डिवाइड हो गया। कौन डिवाइड हो गया? एंगल सी डिवाइड हो गया। एसीई ईसीबी लिख दिया तुमने गिवन। अब गिवन लिखने के बाद तुमको इसका क्या लिखना है? टू प्रूव लिखना है। चलो टू प्रूव भी लिख देते। टू प्रूव, अब तुमको टू प्रूव के लिए ना वापस से स्टेटमेंट को रीड करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो चलो फटाफट एक बार वापस से स्टेटमेंट देख लेते क्या बोल रहा है। तो स्टेटमेंट ये बोल रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। ओके, इस एंगल ने ऑपोजिट वाले साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। ओके, ये दोनों का रेशियो रिमेनिंग साइड के रेशियो को क्या हो गया? इक्वल टू हो गया। तो पहला रेशियो क्या बनेगा? पहला रेशियो ये दोनों का बन रहा है, जो कि हो रहा है ए ई अपॉन ई बी, और दूसरा क्या बोला? रिमेनिंग साइड। अभी देखो ट्राइंगल के तीन ही साइड थे, ए बी, बी सी और ए सी। तो अगर ए बी दो पार्ट का रेशियो बन गया तो रिमेनिंग साइड कौन बच गया? रिमेनिंग साइड में सी ए बच गया और सी बी बच गया। तो मैं लिख दूंगा सी ए अपॉन सी बी। इसको एसी अपॉन बीसी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ने इसको डिवाइड कर दिया। तुमको ये भी याद रखना है, एंगल बाइसेक्टर को अगर तुमने ये यहां से चालू किया तो रिमेनिंग साइड भी यहां से चालू करोगे। अगर रेशियो यहां से चालू किया तो रिमेनिंग साइड का रेशियो भी यहां से चालू करोगे। तो मैंने ए से चालू किया था, इसलिए मैंने एसी से ही चालू किया, जिसको मैंने सीए लिखा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं जो तुमको बोला था कि व्हाट इज केज बीपीटी, केज बीपीटी का मतलब क्या है, ये थ्योरम को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी ने प्ले किया है तो वो केज बीपीटी ने प्ले किया है। केज का मतलब क्या होगा वो पहले मैं समझाता हूं। केज में पहला वर्ड क्या है? सी। सी का मतलब होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, ए का मतलब होगा अल्टरनेट एंगल। ओके, जी का मतलब होगा गिवन। ओके, ई का मतलब होगा इक्वेशंस। मतलब केज का मतलब हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, गिवन, इक्वेशंस। उसके बाद हम लास्ट में क्या यूज कर देंगे? बीपीटी। ऐसे करके हम ये पूरा थ्योरम सॉल्व कर देंगे। देखो थ्योरम को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया केज बीपीटी। तो चलो फटाफट देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अब तुमको आइडिया तो होगा, करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट ये सारे एंगल्स कहां आते? जहां दो लाइन आपस में क्या हो? पैरेलल हो। अभी दो लाइन पैरेलल करने के लिए या तो मेरे को यहां लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि इसके पैरेलल हो, या तो सी के यहां ड्रॉ करना पड़ेगा कि इसके पैरेलल हो। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो सी के पैरेलल में होगा। तो सी के पैरेलल में अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, चलो ड्रॉ करते।
मैं सी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये सी है, उसके पैरेलल में एक लाइन मैंने ये कुछ ऐसा ड्रॉ किया कि ये लो, मैं खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। ओके, ऐसा मैंने लाइन ड्रॉ किया। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला लाइन भी ऊपर ऐसा इंटरसेक्ट करूंगा कि वो क्या करे, जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट करे। अब ये जहां इंटरसेक्ट हुआ, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट डी। देखो, सी के पैरेलल में एक लाइन बनाया, वो लाइन ऊपर जाके एसी में क्या हो गया, इंटरसेक्ट हो गया। जहां इंटरसेक्ट हुआ वहां मैंने क्या लिख दिया, पॉइंट डी है वो। ओके, तो अब ये जो तुमने किया है ये तुमको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। तो चलो कंस्ट्रक्शन, तो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं यहां लिखूंगा ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे CE from B which intersects AC at point D। तुम अपने अकॉर्डिंग इसको फ्रेम कर सकते हो। तो मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको फ्रेम किया, और तुमको मालूम होगा कि मैं कंस्ट्रक्शन अलग ही लिखता हूं कि तुमको समझ आए, तो इसीलिए मैंने पूरा इसको ब्लू से ही लिख दिया। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, तुमको याद हो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 क्या होगा, प्रूफ होगा। देखो मैंने क्या लिखा है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी। ओके, एक लाइन ड्रॉ करो जो कि सी के पैरेलल हो, फ्रॉम बी, बी से ड्रॉ करना है। विच इंटरसेक्ट्स AC, ओके, जो कि इंटरसेक्ट करेगा AC एट पॉइंट बी। ओके, एट पॉइंट बी। तो इजीली हमारा कंस्ट्रक्शन रेडी है। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ चालू करेंगे। चलो प्रूफ चालू करते हैं। प्रूफ, ओके, प्रूफ को तुमको सॉल्व करते समय ना जो मैंने KHVPT बोला वो करना है। तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या है, अपना सबसे पहला स्टेप है सी। सी का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। तो चलो करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढते। तुम बताओ, दो पैरेलल लाइन के बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल भी आएगा, अल्टरनेट एंगल भी आएगा। तो ये दो पैरेलल लाइन है मेरे पास, एक है सी और दूसरा है BD। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है टाइप F। तो टाइप F कहां बन रहा है यहां, तो टाइप F, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ये डायग्राम को, तो एक टाइप F बन रहा है अपने पास। मैं क्या करता हूं, यहां ना एक टाइप F बना देता हूं, ऐसा ऐसा ऐसा। तो तुम देखो A C D B E, C और BD दोनों पैरेलल हो गए, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक टाइप F बन रहा है। तो मैं फटाफट क्या करूंगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल यहां नोट कर दूंगा। मैं लिखूंगा रे CE पैरेलल टू सेग BD। ओके, और अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन बनेगा, सॉरी, इसका वो ट्रांसवर्सल कौन बनेगा, इसका ट्रांसवर्सल बनेगा सेग AD। तो मैं लिख दूंगा सेग AD इज देयर ट्रांसवर्सल। ओके, ये तुमको कहां से मिला, ये तुमको मिला कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन। ये तुमको कंस्ट्रक्शन से मिला हुआ है। तो अगर ये कंस्ट्रक्शन से मिला हुआ है तो यहां जो एंगल फॉर्म हुआ वो लिख दो। कौन सा एंगल फॉर्म हुआ, F ना, ACE, और दूसरा फॉर्म हुआ CDB, लिख दो। देयरफॉर एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 1, और यहां रीजन में क्या लिख दूंगा, मैं रीजन लिख दूंगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो केज का मेरा C जो है वो सॉल्व हो गया। अगर C सॉल्व हो गया तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा A के पास। A के लिए मुझे अल्टरनेट चाहिए। चलो वो भी देखते हैं। अल्टरनेट के लिए क्या होता है, टाइप Z होता है।
वापस से ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कहीं z बन रहा है क्या, वो तुमको देखना है। तो मुझे लगता है जैसा ये f बना है वैसा एक z भी बनेगा। मैं क्या करता हूं, वो z भी यहां तुमको फॉर्म करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐसा लाइन बनाया, एक लाइन ऐसा बनाया और यहां एक लाइन ऐसा बना दिया, तो ये टाइप z हो गया। अगर तुमको नहीं समझ आया हो तो मैं नेमिंग दे देता हूं तो शायद तुमको समझ आ जाए। इधर मैंने नाम दे दिया जैसे कि ये टाइप z ना, तो E C B D। देखो E C B D ये हमारा टाइप z बन गया। तो अल्टरनेट के लिए अब इस समय ट्रांसवर्सल कौन होगा, अब ट्रांसवर्सल होगा सेग BC, जो कि ये दोनों लाइन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो अब हम यहां लिख देंगे नाउ सेग BC is their ट्रांसवर्सल। वही सेम का हम लोग ने लिखा कि एक और ट्रांसवर्सल है जो कि सेग BC है। अगर सेग BC ट्रांसवर्सल है तो एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है ECB कॉन्ग्रुएंट टू CBD। लिख दो देयरफॉर एंगल ECB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2 और रीजन लिख दो बाय अल्टरनेट एंगल्स। ओके, इजीली तुमने KH का C और A कंप्लीट कर लिया। अब है G का मतलब क्या था, गिवन। चलो देखो गिवन में क्या दिया हुआ है। ओके, गिवन में ये दोनों एंगल को क्या बोला है, इक्वल बोला है। तो तुम यहां लिख दो बट एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB। ओके, ECB और इसको बना दो इक्वेशन नंबर 3 और रीजन क्या लिख दोगे, गिवन। देखो अगर दोनों इक्वल है तो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो मैंने बता दिया कि मेरे को 3 इक्वेशन मिला, 1 2 3। इसी में तुमको मालूम पड़ गया कि केज का E भी सॉल्व हो गया। E का मतलब क्या था, E का मतलब था इक्वेशंस। कितने इक्वेशंस है अपने पास, 1 2 3। तो तुम यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3। 1 2 3 से तुमको क्या मिला, तो देखो AC CD B को कॉन्ग्रुएंट है, ECB CB D को कॉन्ग्रुएंट है और ACE और ECB आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सॉरी ये D नहीं है, ये B है। गिवन में ये D था, तो ये छोटा सा तुम लोग चेंजेस करोगे। यहां भी मैंने लिखा है ना, हाँ B लिखा है, तो यहां मेरा राइटिंग मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो देखो, तो तुमको ना अगर ऐसे भी ना समझ आए तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कितने इक्वेशन है, 1 2 3, 3 इक्वेशन है और हर इक्वेशन में 2 एंगल है। तो 3 इक्वेशन में कितने एंगल हो गए, 6 एंगल। तुम क्या करोगे, जो जो कॉमन है उसको कट करते जाओ। तो ACE बाहर, ECB बाहर, कौन दो लोग बच गए, 2 लोग बच गए, CDB और क्या बच गया, CBD। तो तुम लिख दोगे देयरफॉर एंगल CDB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD। देखो कितना इजीली मैंने केज कंप्लीट कर लिया। करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, गिवन और इक्वेशंस, ऐसे करके मेरे को इजीली ये मिल गया। अगर तुम देखोगे तो ये दोनों एंगल जहां कॉन्ग्रुएंट है वो एक ट्राइंगल के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। देख लेते हो कौन सा ट्राइंगल होगा, CDB। दूसरा एंगल का नाम CBD। ओके, तो तुमको नहीं लग रहा ये एक छोटा सा ट्राइंगल फॉर्म हो गया, तो तुम यहां लिख दोगे इन ट्राइंगल CDB एंगल CDB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD। बहुत ही इजीली मैंने बता दिया कि ये वाले ट्राइंगल में ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। देखो अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट। कौन से थ्योरम से, आइसोसेलेस से। बट यहां हम लोग ने उल्टा किया, हमको एक ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल पहले से ही कॉन्ग्रुएंट मिल गया, तो अब उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर वो आइसोसेलेस थ्योरम है तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस थ्योरम।
तो तुम यहां लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम। बहुत ही इजीली मैं लेके जा रहा हूं कि तुमको समझ आए। तो मुझे ये मालूम पड़ गया ये वाला ट्राइंगल ना मैं यहां बना देता हूं तुमको और थोड़ा इजी हो। मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं ऐसा ऐसा ऐसा, जिसका नाम लिख देता हूं सी बी डी, या फिर सी डी बी था ना, तो इसको मैं डी कर देता हूं, इसको मैं बी कर देता हूं कि तुमको और इजीली अंडरस्टैंड हो। तो कौन कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट है? सी डी बी ये वाला, सी बी डी ये वाला। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो कन्वर्स क्या बोलता है? इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो मैं इसलिए लिखा बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम सी डी सेग सी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेग सी बी। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों इक्वल भी होंगे, तो देयरफॉर सी डी इक्वल टू सी बी, और इसको मैं बना दूंगा इक्वेशन नंबर 4। कितना इजीली मैं यहां तक आ गया। अब मेरा केज भी हो गया और केज के बाद जो मेरे को फॉर्म करना था मैं वो भी फॉर्म कर लिया। लास्ट में यहां क्या बोला है? बीपीटी। अब बीपीटी फॉर्म करने के लिए मेरे को ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसके बेस को एक साइड क्या हो? पैरेलल हो। तो यहां ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? तो अगर तुम यहां वापस नोटिस करोगे तो तुमको एक ट्राइंगल दिख रहा है। देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो एक मेरे को ट्राइंगल दिख रहा है ए बी डी। ये जो ए बी डी है ना उसके अंदर सी और बी डी क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल। देखो उसका भी मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। मैं यहां एक ट्राइंगल बना देता हूं, मैं ना इसी का रफ बना रहा हूं। हाँ, ए बी डी, तो मैं यहां लिख देता हूं ए बी डी। अब ए बी डी हो गया और इसके पैरेलल में कौन है? सी। तो मैं यहां एक वापस ड्रॉ कर देता हूं, इसको ई कर देता हूं और इसको सी कर देता हूं। तो अगर तुम वापस देखोगे तो देखो ये सी बी डी को पैरेलल हो गया और एक ट्राइंगल भी फॉर्म हो गया ए बी डी। मैंने इजीली यहां फॉर्म कर दिया। अगर ये फॉर्म हो गया तो यहां बीपीटी अप्लाई हो सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा? सिंपली यहां बीपीटी अप्लाई कर दूंगा। मैं पहले लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी डी सी पैरेलल टू बी डी। ओके, जो सी है वो पैरेलल है किसको? बी डी को। तो अगर एक ही ट्राइंगल के अंदर दो साइड मतलब दो सेगमेंट एक दूसरे को पैरेलल है तो वहां हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? बीपीटी। तो बीपीटी अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा? यहां का प्रोपोर्शन वहां का प्रोपोर्शन आपस में इक्वल। तो यहां का प्रोपोर्शन क्या है? ए अपॉन ई बी, ए अपॉन ई बी। वहां का प्रोपोर्शन क्या है? ए सी अपॉन सी डी। ओके, लिख दो ए सी अपॉन सी डी, और यहां रीजन तुम डाल दोगे बाय बीपीटी। इजीली हम लोग ने थ्योरम सॉल्व कर लिया। चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए अपॉन ई बी, ए अपॉन ई बी, सी ए अपॉन सी बी। ओके, ये तो ए सी अपॉन सी डी आ गया। ठीक है, इसको तो मैं सी ए कर दूंगा, बट ये सी डी इसको मैं कैसे रिप्लेस करूं? यहां सी बी है तो रिप्लेस हो सकता है ना? कैसे रिप्लेस होगा? देखो इक्वेशन नंबर 4 में क्या बोला है? ये जो सी डी है किसको इक्वल है? सी बी को। तो तुम क्या करोगे? तुम इधर चेंज कर दोगे, ए अपॉन ई बी कर दोगे, इक्वल टू ये जो ए सी है उसको मैं सी ए कर दूंगा, नाम एक ही होता है, उसको मैं कर दूंगा सी ए अपॉन। अब इस सी डी को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? सी बी से। इधर लिख दूंगा सी बी और इधर रीजन लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब देखो सॉल्व हुआ क्या? ए अपॉन ई बी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। हो गया सॉल्व। तुम क्या करोगे? पूरा सॉल्व होने के बाद लास्ट में लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। तो देखा आपने कितना इजीली मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को खत्म कर दिया। तो मैं इसीलिए मैंने इसका नाम रखा था केज बीपीटी, कि तुमको इजीली याद रहे। तो तुम इसको फॉलो करके थ्योरम को अच्छे से लर्न करो, प्रैक्टिस करो। चैनल पे आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। जितना हो सके उतना अपने जूनियर से, सीनियर से, सबसे शेयर करो ये चैनल को। ठीक है, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।